नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी एसएससी पेट का मॉक टेस्ट। आज हम पहला मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का शुरू करते हैं और आप फटाफट आंसर देते चलिएगा। डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। आपको पूरा सोल्यूशन अवेलेबल रहेगा, आप डिटेल से सोल्यूशन भी देख सकेंगे। फिलहाल आप मेरे साथ सही ऑप्शन पे निशान लगाते हुए इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट करिए। आइए, पहला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य का चयन करें। आज का हमारा पहला सवाल है, कुतुब मीनार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है, टावर का प्रवेश द्वार दक्षिण तरफ के द्वार के माध्यम से है। इसमें 5 मंजिला है। जैसे जैसे वे चढ़ते हैं और प्रक्षेपित बालकनियों द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। संरचना की ऊंचाई 72.5 मीटर है। और ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो पहले का कौन सा सही होगा, आप बताइए। इसमें कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका ए है। ऑप्शन नंबर ए है, टावर का प्रवेश द्वार दक्षिण तरफ के द्वार के माध्यम से, यह बात असत्य है। जबकि बी सी डी इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश के बारे में क्या गलत कथन है? गुलाम वंश के बारे में गलत कथन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर बी दिया है, गुलाम वंश के शुरुआती शासकों को मामलुक सुल्तान कहा जाता था। सी है, गुलाम वंश का अंतिम शासक नसीर उद्दीन महमूद शाह था। ऑप्शन नंबर डी है, गुलाम वंश की शुरुआत 1206 में हुई थी। तो दूसरे सवाल का आप फटाफट जवाब दीजिए। तो दूसरे सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका सही? ठीक है, दूसरे आप प्रश्न का होगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक नसीर उद्दीन महमूद शाह था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो दूसरे का सी सही होगा। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, गुलाम वंश के बारे में गलत कथन है। ठीक ना, गुलाम वंश के बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसमें गलत कथन आपको बताने हैं कि सिल्वर टंका के स्थान पर कांसे का टांका किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने, बी है इल्तुतमिश ने, सी अकबर ने, डी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। गुलाम वंश के बारे में गलत कथन है, सिल्वर का टांका के स्थान पर कांसे का टांका किसने चलाया था? ठीक है, सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा सवाल, सिराजुद्दौला की सेना का कौन सा सेनापति प्लासी के युद्ध में कभी नहीं लड़ा? ठीक ना, सिराजुद्दौला की सेना का कौन सा सेनापति प्लासी के युद्ध में कभी नहीं लड़ा? चौथा सवाल का ऑप्शन आप देखना चाहें, है ना, चौथे सवाल का अगर ऑप्शन देखिए तो है ना, मीर कासिम, मीर जाफर, शहबाज खान, हैदर अली। ठीक ना, सिराजुद्दौला की सेना का कौन सा सेनापति प्लासी के युद्ध में कभी नहीं लड़ा? तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए दिया है मीर कासिम, ऑप्शन नंबर बी दिया है मीर जाफर, ऑप्शन नंबर सी दिया है हैदर अली और ऑप्शन नंबर डी दिया है शाहबाज खान। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जिसको आ रहा हो कमेंट करके दे सकता है। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। जी हाँ, इन्हीं की गद्दारी से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ये अपनी सेना लेकर के अलग खड़ा हो गया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का संबंध किससे नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री का संबंध हमारे प्रधानमंत्री थे ताशकंद घोषणा, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय ताशकंद समझौता हुआ था, उससे है या नहीं है? नमक सत्याग्रह, कांग्रेस की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो लाल बहादुर शास्त्री के संबंध किससे नहीं है? है ना, कांग्रेस की स्थापना के समय ना, इनका संबंध कांग्रेस की स्थापना से नहीं है। कांग्रेस की हिस्ट्री में आप कभी देखिएगा तो लाल बहादुर शास्त्री का कहीं जिक्र शुरुआती दौर में कहीं से भी नहीं आता है। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी, वह पहले सचिव थे। 1912 तक अपने 1906 तक वह सचिव रहे कांग्रेस के। 1912 में इनकी मृत्यु हुई तो इन्हें फिर फादर ऑफ कांग्रेस कहा जाने लगा। एओ ह्यूम साहब को ये सचिव थे और पहली अध्यक्षता की थी व्योमेशन बनर्जी ने। आइए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? उसमें भारत का वायसराय कौन था?
सवाल नंबर 6 है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? फटाफट जिन साथियों को आ रहा है वो आंसर दे सकते हैं 6वें सवाल का। जी, ए 1988 लॉर्ड बेवल, है ना, बी लॉर्ड कर्जन, सी 1946 लॉर्ड बेवल, डी है 1954 लॉर्ड कर्जन। तो 1988 वाला तो आपका बिल्कुल गलत ही होगा, ठीक है ना। तो 6वें का आपका सी सही है, 1946 लॉर्ड बेवल, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन को खाली जगह किसने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया था? महात्मा गांधी ने कोलकाता में, कि महात्मा गांधी ने बॉम्बे में, गोपाल कृष्ण गोखले ने कानपुर में, गोपाल कृष्ण गोखले ने चंपारण में। 7वां, 2 जगह खाली जगह छोड़े हुए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को किसने कहाँ अपनाया था? 7वें का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ने बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया था, ठीक ना। इस प्रकार का 7वें सवाल का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए फिर आगे देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सवाल बिल्कुल है, अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? खिलाफत आंदोलन। 9वें का ए खिलाफत आंदोलन, बी है खेड़ा, सी है चंपारण और डी है भारत छोड़ो। 9वें का बिल्कुल आप ना 9वें का आप देखेंगे, भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण। जब गांधी जी आते हैं 1917 में, तो उनका सबसे पहला आंदोलन का भी यही था, चंपारण आंदोलन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इससे ये नारा किसने दिया था? ये सबको पता है। 10वें का सबको बिना देखे ही आप लोग बता देंगे, बाल गंगाधर तिलक। 10वें का ऑप्शन नंबर बी। 11वां सवाल देखिए, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा पद पहले पद से है। दूसरा पद पहले पद से, उसी तरह से तीसरा पद किससे संबंधित होगा? ए बी सी, और जैसे डी ई एफ से संबंधित है, उसी तरह जी एच आई किससे संबंधित होगा? आप लोग इसको सवाल लीजिएगा। डिटेल इसका आंसर देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाइए। 11वें का बिल्कुल 11वें का आपका बी सही होगा। जिसको आ रहा होगा फटाक से लगा लेगा, बी सही होगा, ठीक ना। 12वें पासे का सवाल है, दिख रहा होगा, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा अक्षर जी वाले फलक के विपरीत होगा? जी जहां दिख रहा होगा आप देख सकते हैं, है ना, जी वाले फलक के उल्टे होगा। 12वां सवाल, 12वां का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है एफ, ऑप्शन बी दिया है एच, ऑप्शन सी दिया है डी और ऑप्शन डी दिया है सी, ठीक ना। तो 12वें सवाल का होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, 13वां सवाल है, एक कूट भाषा में स्ट्राइप को DWLREF के रूप में लिखा जाता है तथा मेडल्स को JFVZQD के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्लेव को क्या लिखा जाएगा? तो आप दोनों से टैली करा करके आप चेक कर सकते हैं कि किसमें किसको क्या लिखा जा सकता है। जैसे एस को डी लिखा है, टी को डब्ल्यू लिखा है, उसी तरीके से आपने स्लेव को क्या लिखना है। तो 13वें सवाल का अगर आप देखिएगा, अगर आपको समझ में आएगा तो नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। तो 13वें का ऑप्शन नंबर सॉल्व कर लीजिएगा, इसका ए आएगा। दिक्कत होगी तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं, आपको डिटेल सोल्यूशन सारे प्रश्नों के मिल जाएंगे। 14वां, यदि बैक स्पेस को उल्टा करके लिख दिया गया, ECAPSKCAB के रूप में लिखा हो, तो उसी कूट भाषा में हाइपरलिंक को कैसे लिखा जाएगा? तो आपको फिर इसको भी उल्टा करना होगा। तो 14वें का ऑप्शन नंबर हाइपरलिंक का देखिए उल्टा दिख रहा है, बिल्कुल एकदम साफ साफ क्लियर दिख रहा है, तो आपका 14वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखते हैं 16वां से 20वां के लिए आपका ग्राफ का सवाल है। प्रश्न नंबर 16 से 20 तक के लिए, तो ग्राफ के सवाल को आप ध्यान से देख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सवाल नंबर 16 से 20 तक का। दिशा निर्देश
दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित पंक्ति चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ध्यान से आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीन पर ले जा करके जूम करके बड़ा करके आप देख सकते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। मैं आपको सिर्फ यहाँ आंसर बताऊंगा, सोल्यूशन आपको डिटेल से कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया, चाइना, इराक, ईरान, नेपाल 2012, और इस तरीके से ये आपको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है 16वां, 2013 और 2016 को मिलाकर चीन देश में चावल का उत्पादन 2014 और 15 को मिलाकर नेपाल देश में चावल के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 2013-16 का चीन देश का जो ऑप्शन चीन को देखिए, चाइना आपको दिख रहा होगा, चाइना आपको यहाँ दिख रहा है। तो चाइना कहाँ दिख रहा है आपको, चाइना का यहाँ ये दिख रहा है। 2013 का आपको देखना ना, 2013 में आप चले जाइए, चाइना ये 5 दिया हुआ है, ठीक ना। और 2016 में चाइना कितना दिया हुआ है, 7.3 दिया हुआ है। दोनों को आप सम कर लीजिएगा, 7.3 और 5 को जोड़िएगा तो 12.3 आ जाएगी। और नेपाल का उत्पादन देख लीजिए 2014 और 15 का, तो नेपाल का सबसे नीचे है, 9.3 दिया 2014 में, और 2015 में नेपाल का दिया हुआ है 10, ठीक है। 10, 9, 19.3 हो जाएगा। उसके पहले आपने देखा वो 12.3 था। दोनों को मिला करके आपको हल करना है। क्वेश्चन क्या है, नेपाल देश में चावल का उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत है। चीन देश का नेपाल देश वाला कितना प्रतिशत है चीन देश का। तो मान लीजिएगा कि x% है, जैसे भी आप कैलकुलेट करते हैं 12.3 का x% इक्वल टू आपका हो जाएगा 19 दशमलव कितना दिया हुआ है 19.3। तो x की वैल्यू आप कैलकुलेट करके डिवाइड कर लीजिएगा। इसका सटीक आंसर आ जाएगा 16वें का बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है आपका। 64% के आसपास इसका आंसर आएगा। दिक्कत होगी, सोल्यूशन आपको हल किया हुआ आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। 17वां, सभी वर्षों को मिलाकर नेपाल देश में चावल का उत्पादन, सभी वर्षों को मिलाकर इराक देश में चावल के उत्पादन में कितना अंतर, दोनों को भैया जोड़ के घटा लीजिएगा। 17वां सवाल का 17वें का डी, 17वें का ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। 15.6 टन का अंतर बिल्कुल आपको मिलेगा। 18वां सवाल, सभी वर्षों को मिलाकर ईरान देश में चावल का औसत उत्पादन कितना है। सभी वर्षों में भाई सभी हर वर्ष के उत्पादन को जोड़ करके कितने वर्ष हो रहे हैं उतनी संख्या से आप भाग दे दीजिएगा। तो 18वां का आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। 18वां का ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। 5.65 टन आएगा। आप उसको स्क्रीनशॉट लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। 19वां सवाल है, 2014 में चीन और ईरान देश को मिलाकर चावल का उत्पादन इराक और नेपाल देश के मिलाकर चावल के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। 19वां सवाल का आंसर आएगा, दोनों का परसेंटेज पूछा है। 19वें का आपका आंसर नंबर आएगा आपका डी आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 20वां सवाल, पिछले वर्ष की तुलना में 2013 में भारत देश में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। आपको पता है जितना था उससे जितना ज़्यादा हो रहा उतना पहले पुराना बटा गुणा 100 कर लेते हैं। यानी जैसे मान लीजिए 20 से बढ़ के कोई चीज़ 50 हो रही है तो अंतर कितना हुआ 30, 30 बटा के 20 गुणा के 100, यानी जो अंतर हो रहा है बटे पुराना उत्पादन गुणे 100 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल नंबर 20वें का सी होगा। 20वें का ऑप्शन नंबर आपका सी के आसपास पहुंचेगा, ठीक ना। आइए डिटेल आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। 21वां सवाल जो आपका एक पाई चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट को ध्यान से देखेंगे आप तो पाई चार्ट के बारे में दिया हुआ है। देखिए 21 से 25 तो एक सवाल नहीं है, बिल्कुल पेट का यही ट्रेंड है, एक सवाल दे देंगे उस पर 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 21 से 25 तक के सवाल इस पाई चार्ट पर आधारित है। पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करिए। परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया, यानी 100% में टोटल दिया हुआ है। 6 डिफरेंट कंपेनियंस इन कंपनीज इन 2016, टोटल नंबर ऑफ पेन्स दिया है ना 14,500 दिया है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा A, B, C, D, E और F दिया हुआ है। ए का परसेंटेज 23 दिया है, बी का 8% दिया है, सी का 14%, डी का 21%, ई का 18%, इसी तरीके 16%। कंपनी डी द्वारा निर्मित पेन की संख्या कंपनी बी और ई को मिलाकर निर्मित पेन की संख्या का कितना प्रतिशत है। आपको पता है जब आप इस परसेंटेज की तरफ पाई चार्ट को निकालते हैं तो इसका कैलकुलेशन 360 डिग्री में से ना करके आप कैलकुलेशन इसका करते हैं 100 में से, ठीक है ना। क्या कि डी का देख रहे हैं, डी का परसेंटेज 21%, बी और ई का मिलाकर टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा 18 और 8, 18 2 20 26%, ये ई का है, ठीक।
तो इनका 26%, उनका हो रहा है 21। तो कह रहा है आपसे सवाल कि निर्मित पेनों की संख्या बी और ई की मिलाकर निर्मित पेनों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो डी के पेनों की संख्या निकाल लीजिए, जो आप कैलकुलेट करेंगे 21%, 14,500 का 21%, वो कितने पेन है, और बी और ई मिलाकर 26%। अब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 21वें का आंसर मिलेगा। 21वें का आंसर आएगा आपका सी। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। कंपनी डी और एफ को मिलाकर द्वारा निर्मित पेनों की संख्या कंपनी ए और सी को मिलाकर निर्मित पेनों की संख्या के बीच अनुपात क्या है। 22वें सवाल का डी। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको लग रहा होगा कि कैसे ये बताते हैं कितनी जल्दी सोल्यूशन है, तो बिल्कुल मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैथ के क्वेश्चन को सीधे अभी आप जान लीजिए, आप खुद करने की कोशिश करिए। आप लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लग पाएगा तो सोल्यूशन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 23, कंपनी ए और एफ को मिलाकर निर्मित पेनों की संख्या और कंपनी बी सी मिलाकर निर्मित पेनों की संख्या के बीच का जोड़ कितना है। ये बहुत इजी सवाल है, आप लगा सकते हैं। 23वां सवाल, 23वें का सवाल नंबर डी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आएगा डी, 8,845। ठीक है। 24वां सवाल, कंपनी ई द्वारा निर्मित पेन की कुल संख्या कंपनी ए द्वारा निर्मित पेन की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। 24वें का ऑप्शन नंबर आपका आएगा, 24वें का ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ए बी डी और एफ को मिलाकर द्वारा निर्मित पेनों की संख्या, इन चारों को मिलाकर पेनों की औसत संख्या कितनी है। 25वें का ऑप्शन नंबर दिया है 2468, बी दिया है 2465, और ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका 2461, ऑप्शन नंबर डी दिया है 2463। तो इसका आपका सही 25वां सवाल है, तो इसका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी कितना था, 2465। ऑप्शन नंबर बी पे निशान लगा लीजिएगा, 2465। ठीक ना। आइए अब आगे देखते हैं। फिर इसी तरीके से आपका ग्राफ मिलेगा। 26 से 30 ये ग्राफ तालिका है। जितने भी ग्राफ और पाई की चार्ट हैं, इसका सोल्यूशन में पूरी का पूरा सोल्यूशन आपको विशेष डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं अपलोड करूंगा चैनल के कमेंट सेक्शन में। आप जाकर के जब आप इसका सोल्यूशन डिटेल भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाकर भी आपको अवेलेबल करा देंगे। 26 से 30 तक सवाल दिख रहा है। कोर्ट दिखा हुआ, टोटल नंबर ऑफ एडवोकेट है, परसेंटेज ऑफ मेल है, परसेंटेज ऑफ फीमेल दिया हुआ है। यानी कोर्ट ए में टोटल नंबर ऑफ एडवोकेट कितना है, 1160 है, जिसमें मेल 45% है और फीमेल क्या है, 55% है। ठीक है। इसी तरीके से कोर्ट नंबर बी का दिया हुआ है, 1480 एडवोकेट टोटल वर्क करते हैं, इसमें 60% पुरुष हैं, 40% महिला है। सी में 1500 हैं, 53% पुरुष हैं, 47% महिला है। डी में 1360 है, 65% पुरुष हैं, 35% महिला है। इसी तरह कोर्ट नंबर ई में 920 एडवोकेट हैं, 30% पुरुष हैं, 70% महिला है। सवाल अब शुरू होता है। कोर्ट सी और डी को मिलाकर, कोर्ट सी और डी को मिलाकर काम करने वाले पुरुष अधिवक्ताओं की संख्या कोर्ट ए और बी को मिलाकर काम करने वाले अधिवक्ताओं की संख्या के बीच का अंतर क्या है। अब आप देखिए, सी में डी कितने हैं भैया, पुरुष। सी में टोटल कितने हैं, 1500, डी में कितने हैं, 1360। तो 1500 और 1360 को जोड़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2860 टोटल एडवोकेट हो गए। ठीक। पुरुष अधिवक्ताओं की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 1360 में से 53% और 65%, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। ठीक ना। या आप अलग अलग भी निकाल लीजिएगा कि 1500 का 53% कोड सी के पुरुष हो गए, 1360 का 65% कोड डी के पुरुष हो गए। इन दोनों पुरुषों को जोड़ लीजिएगा, हो गया ये आपका सी और डी का। इसी तरह ए और बी का निकाल लीजिए। ए और बी का आप निकाल लीजिएगा तो ए और बी में क्या दिख रहा है आपको, ए में 1160 है, उसमें 45% पुरुष हैं, बी में 60% है। तो 1160 का 45% निकाल लीजिए, 1480 का 60% निकाल लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। अब दोनों का जो जोड़ आप निकालें, योगों का अंतर निकाल लीजिएगा। तो 26वां का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी सही होगा, 449 का अंतर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27वां। कोर्ट ए में काम करने वाले पुरुष अधिवक्ताओं की कुल संख्या कोर्ट ई में काम करने वाले अधिवक्ताओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल आप टोटल निकाल करके आप इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो 27वां का जो आंसर आपका आएगा, आंसर नंबर ना ऑप्शन नंबर डी आएगा। 27वां का ऑप्शन आपका आएगा डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। कोर्ट ए बी और सी को मिलाकर काम करने वाली महिला अधिवक्ताओं की कुल संख्या, सभी कोर्ट को मिलाकर काम करने वाले अधिवक्ताओं की कुल संख्या कितना परसेंटेज है। तो 28वां का सवाल आपका आ जाएगा। बिल्कुल आप कैलकुलेट करके अपनी तरफ से ले आइएगा आंसर।
हम उसे बताते हैं। ठीक है, 28वां सवाल है आपका, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिल्कुल। आइए देखते हैं 29 का। सभी कोर्ट को मिलाकर काम करने वाली महिला अधिवक्ताओं की औसत संख्या क्या है? तो ये आपका 29वां का ऑप्शन नंबर ए होगा, 611। 30वां, कोर्ट बी में काम करने वाले पुरुष अधिवक्ताओं की संख्या कोर्ट सी में काम करने वाले अधिवक्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर 30 का आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, मैं कह रहा हूं आपसे, आपको कोई समस्या आएगी तो हम बिल्कुल आपका सहयोग करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 31 से 35 के लिए भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भैया? ईयर दिया है 2001 में, पी और क्यू दिया हुआ है, आर और एस के बारे में दिया है 80%, 75%, 55% और 45%। उसी तरह 2002 में पी का 46%, 54% है ना, 80% आर का है और 24% एस का है। इसी तरीके से आप बहुत इसको ना करके आप इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। कोई दिक्कत होगी तो आपको, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसी तरीके से दिया हुआ क्वेश्चन का हम लोग तरीका देखते हैं क्या दे। पिछले वर्ष की तुलना में 2003 में अस्पताल टी में कार्यरत महिला डॉक्टरों की संख्या क्या है? सवाल ये था, हॉस्पिटल, ये आपको धुंधला आ रहा हो तो आप इसको सवाल को छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 से 35 तक को, फिर से हम आप इसको अपलोड कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इंग्लिश के प्रश्न है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री को क्या कहेंगे भाई? ऑप्शन नंबर ए, आपको वन वर्ड खोजना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ए पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री, नेटिव, रेजिडेंट, इनहेबिटेंट, एलियन, एलियन। जी, तो इसका जो है 36वें का सी आएगा। आइए देखते हैं 37वां। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम खोजना, एक्सपोज का सिनोनिम क्या होगा? 37 का आपका सी आएगा, रिवेल। ठीक है, 37 का आपका सी आएगा, रिवेल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 38। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम बनाना है मिनिस्कुल, है ना, मिनिस्कुल का एंटोनिम बनाना है 38 का। इसका होता है मिनिस्कुल का अर्थ, इसका एंटोनिम हो जाएगा 38 का सी, जिनेटिक। आप आंसर देख लेकर के आप सर्च भी कर सकते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस इस वर्ड की स्पेलिंग गलत है? तो सेलिब्रिटी, सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेंट। 39, तो 39 का आपका होता है सेलिब्रेशन, जो लिखा ना, सेलिब्रेट आप लोगों ने किया, सेलिब्रेशन भी लिखा है, TION होना चाहिए सेलिब्रेशन, लेकिन यहाँ देखिए CELEBER जो दे दिया है ना, वो आपका रॉन्ग कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका गलत तरीके से लिखा हुआ स्पेल्ट आपका है, ऑप्शन नंबर से सेलिब्रेशन लिखा है। 40वां क्वेश्चन नंबर 40। Identify the best way to improve the underlined part of the given sentence. If there is no improvement required, select no improvement. है ना? Nowadays, rent for a 2 rooms house can run as high to 40,000 in Mumbai. है ना? क्वेश्चन नंबर 40 में क्या आपको सही करना है? आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट required, select no improvement. Nowadays, rent for a 2 rooms house can run as high to raise 40,000 per in Mumbai. As high as इसमें भरना पड़ेगा। रन एज हाई जो 2 लिखा है ना, 2 नहीं होगा, एज हाई एज होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एज हाई एज लगाना पड़ेगा। ठीक ना? 41वां, यदि a प्लस बी बराबर 5, AB बराबर 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा?
तो आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर दीजिएगा, है ना। ए प्लस बी की वैल्यू क्या दिया 5, 5 पे स्क्वायर कर दीजिएगा 25 हो जाएगा, और 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ab ना 2 दिया है तो 2 दूना के 4 हो गया, 25 में से 4 गया 21। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 21 दिख रहा है। 21 आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 41वां सवाल। 42वां क्या है, 35 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब का मान के, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और आप चाहे तो आप सीधे सीधे 35 का 3 बार गुणा, 10 का 3 बार गुणा, 10 का 3 बार गुणा 1000 आ जाएगा, 35 का 3 बार गुणा, जिस 5 गुणे 5 गुणे 5 ना, जिस नंबर के अंत में लास्ट में 5 दिख रहा हो, भाई 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा ना, इसलिए बिना कैलकुलेशन के आपको बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। 42वें का डी। मैं ऐसे कर रहा हूँ, 35 का 3 बार गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 लास्ट में तो 5 ही आएगा ना, और 10,000 का 10 बार गुणा करेंगे 1000, तो 5 में जब जोड़ेंगे एक लास्ट वाला 0 तो लास्ट में 5 ही आना चाहिए, और किसी ऑप्शन में 5 नहीं दिख रहा है, इसलिए बिना कैलकुलेट किए लगा सकते हैं, 43,875 आ जाएगा। या नहीं आइडिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या कहता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से कैलकुलेट कर सकते हैं। या इसका और भी क्या तरीका कर सकते हैं भाई, 35 का 3 बार गुणा कर लीजिए, 35 गुणे 35 गुणे 35, और प्लस 10 का 3 बार गुणा कर दीजिएगा तो 1000 आ जाएगा। भैया दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। लास्टवां सवाल, 600 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 1 मिनट में एक सुरंग को पार कर सुरंग की लंबाई बताइए, है ना। 600 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो पहले तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिएगा। पहला काम यही कर लीजिएगा कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को कैसे बदलते हैं, 1 किलोमीटर में 1000, 1 घंटा में 3600 आप काट दीजिएगा, तो 5/18 से गुणा कर लीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए आपको पता है कि उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक ना। तो देख लीजिए आपका क्वेश्चन कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा था, कंफ्यूज हो गया क्या, एक मिनट सॉरी, मैं ले आता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, यही क्वेश्चन था कि 600 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है ना, तो पहले तो हम यही काम करेंगे कि 90G को हम लोग बदल देंगे, गुणे 5/18 करेंगे, 18 × 5 = 90, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो ट्रेन चल रही है। चाल दे दिया, दूरी दे दिया, एक सुरंग को पार करती है। अब सुरंग की लंबाई कितनी है, सुरंग को 1 मिनट में पार कर, लंबाई जब भी निकालते हैं किसी की, तो लंबाई निकालने का फार्मूला, दूरी निकालने का फार्मूला होता है चाल गुणे समय। तो चाल इनकी है 25 और समय कितना लग रहा है 60, 25 × 60 कर लीजिएगा, 25 छक्का 150 होता है ना, 150 कर लिए, 1500 मीटर उसकी लंबाई हो गई, टोटल लंबाई। टोटल में 600 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 1500 में से 600 घटा दीजिएगा भाई, 15 में से 600 घटा दीजिए, यानी 900 मीटर सुरंग की लंबाई होगी। 900 ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो आप तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे। चूंकि यहाँ स्पेस ऐसा नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकें, इसलिए हम सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में आपके लिए डाल के रखेंगे, ठीक ना। तो आपने क्या किया, 600 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा का रास्ता, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा वो मीटर में दिख रहा हो, तुरंत यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, चाल को तुरंत मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो जब भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको बदलना था, है ना, तो आप 90 किलोमीटर था तो 90 × 1000 भी कर सकते हैं, और आपको घंटा में मालूम होना चाहिए 3600 सेकंड, यही काटते हैं ना इससे, तो यही 5/18 आता है, इसलिए हम लोग जो है डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, 18 × 5 = 90, तो आपका आ गया था 25, ये आपकी चाल आ गई, ठीक ना। इस तरीके से आप चाहे तो हटा के देख सकते हैं आप जो है, अब आपके पास चाल आ गई 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब 25 मीटर प्रति सेकेंड चाल, अब देखो जब भी कोई भी ट्रेन, कोई भी बस दूसरी पुल को पार करे, रेलवे स्टेशन को पार करे, सुरंग को पार करे, दोनों की लंबाइयों का जोड़ हो जाता है। तो सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई मिला करके आप जोड़ के आपका आएगा, उसको लगाने पार करने में 1 मिनट का लग रहा है समय। 1 मिनट का मतलब आप समझ रहे हो कि 60 सेकंड का समय लग रहा है, यानी आपके पास समय भी है, चाल है, तो आप दूरी यानी लंबाई आप निकाल सकते हो चाल गुणे समय के साथ। यही आपका 1500 आया हुआ था, जिसमें से आपने 600 घटा दिया ट्रेन की लंबाई, तो 900 सुरंग की लंबाई आ गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7/8 मीटर, लीजिए भाई, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7/8 मीटर है,
11/2 किलोमीटर की यात्रा में ये कितने चक्कर लगाएगा? भाग दे देना भैया। 11/2 है ना, पहले कैसे भाग देंगे? पहले कितने चक्कर लगाएगा ना, तो 11/2 किलोमीटर को पहले आप बदल दीजिए, 1000 में गुणा कर लीजिए, 500 कर लीजिएगा ना, 11 पचे 5500 मीटर आ गया, ठीक ना। 5500 7/8 है ना, तो 5500 भागे 7/8 करिएगा तो 8/7 आएगा। 7 से काट लीजिएगा और गुणा करके देखिएगा कितना आपका आंसर आता है। वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7/8 मीटर है ना, और 7/8 मीटर उसकी त्रिज्या दिया हुआ, तो परिधि तो आपने निकाला ही नहीं। सबसे पहले आपको परिधि निकालनी पड़ेगी ना 2πr से। 2 कैसे निकालते हैं, है ना, तभी तो चक्कर आप निकाल पाओगे। 2πr, ठीक ना। आपका कितना हो जाएगा भैया, 2 × 22/7 गुणे 7/8 है। 7 से 7 कट गया, 2 से इस 4 को काट दीजिए, 8 को काट दीजिएगा, 4 आएगा, फिर 11/2 हो जाएगा। अगर आप काटिएगा तो 11/2 परिधि आ गई। अब भाग दे लीजिएगा। आंसर किस में दिया है, 11/2 में भाग दे लीजिए 11 से। 11/2 में जब 11 से भाग दीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 500 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 44वां का आंसर आपका आ गया 500। तो जो हमारे ख्याल से आपका ऑप्शन नंबर, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है ना 44वां। कितने चक्कर लगाएगा 44वां का ऑप्शन नंबर बी, यानी 1000 के आसपास वो चक्कर लगाएगा। ये बिल्कुल आपका करेंट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक ना। 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, 45वां सवाल। निम्न में से कौन 2 का गुणज नहीं है? 2 के गुणा में जो नहीं पैदा हो रहा होगा, है ना, कौन 261 है, ये शायद 2 का गुणज आपका नहीं है, क्योंकि 2 एकम 2 का पहाड़ा किसी में पढ़ेंगे तो आपका, तो हमारे ख्याल से इसका 45वें का ऑप्शन नंबर डी है। ये 2 से कट भी नहीं रहा, इसलिए 2 का गुणज नहीं है। ये हिंदी का प्रश्न है, 46 से 50 तक गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदाशयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वह जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। कौन सा शब्द भिन्न है? मित्र, मित्रता, वीरता और मनुष्यता, ठीक ना। तो इसमें आप देख रहे हैं 46वां में जो 4 शब्द दिए हैं, इसमें कौन सा शब्द भिन्न है? बिल्कुल, है ना, बाकी शब्द तो हो गए विशेषण, है ना। ये जो मित्र है ना, यही आपका इनसे भिन्न है। 47वां सही शब्द चुनिए। सबके पृथ्वी भिन्न दृष्टि का भाव, अलौकिक दृष्टि का भाव, सामान्य दृष्टि का भाव, समान दृष्टि का भाव व्यवहार होना चाहिए। तो आपका 47वां क्या कहता है, आप ऑप्शन से देख लीजिएगा। बिल्कुल सबके प्रति समान दृष्टि का भाव अगर आप रखेंगे तो भी इसका ऑप्शन नंबर 47वें का डी आ जाएगा। अपना पराया में क्या समास है, आपको सबको पता है कि अपना पराया इस तरह के शब्द दिन रात, है ना, माता पिता, लोटा ओटा, इस सब में द्वंद्व समास होता है। 48वां का ए हो जाएगा। 49वां बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 देखा जाए। 49वां सवाल क्या कहता है भाई? 48वां सवाल 49, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? अच्छा, 49वां सवाल है कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है? बुद्धि के अनुसार मिलता है, वंश के, समाज के और व्यवहार के अनुसार। किसके अनुसार फल मिलता है? बिल्कुल आप सभी लोग बता रहे हैं 49वें का डी, हमें हमारे व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। 50वां, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? स्वयं में पाया जाता है, अपने अंदर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल 47वां का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है ना? सॉरी 50वां का ऑप्शन नंबर सी सही है। बिल्कुल 50वें का आप ऑप्शन नंबर सी को कर लीजिएगा, स्वयं में पाया सकता है शांति को। ठीक है, आइए 51 से 55 तक फिर एक आपका पैराग्राफ है, और 51 से 55 तक सवाल बिल्कुल एक बार आपने ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ा तो आपके 4-4 प्रश्न सही हो सकते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते हुए चले जाएंगे। ये देखते हैं 51 से 55 तक हम 100 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आपके बीच में आए हैं। एक तरीके से ये मॉक टेस्ट है, आप अपने आंसर देते चलिए, आपके लिए लाभदायक साबित होगा। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय जागरण संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त हो रहा था। ठीक है भाई, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय जागरण किसी न किसी तरीके से अभिव्यक्त हो रहा था, जिसमें भारतीयता के साथ आधुनिकता का संगम था। स्वामी विवेकानंद ने तो अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों से भारत लौटकर पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिलन से भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न देखा था। उन्होंने माना कि भारत और पश्चिम की मूल गति एवं उद्देश्य भिन्न है, परंतु भारत को जागना होगा, कुसंस्कारों एवं जाति विद्वेष को त्यागना होगा, शिक्षित होकर देश की अशिक्षित गरीब जनता को दरिद्र नारायण मानकर उसकी सेवा करनी होगी, उनका उत्थान करना होगा। विवेकानंद का मत था कि भारत में जो जितना दरिद्र है वह उतना ही साधु है। यहाँ गरीबी अपराध एवं पाप नहीं है तथा दरिद्रों की अपेक्षा धनियों को अधिक प्रकाश की जरूरत। वे चाहते थे कि हम नीच अज्ञानी दरिद्र सभी को भाई माने, गर्व से कहें हम सब भाई भारतवासी हैं। मनुष्य को मानव बनाना, आदमी को इंसान बनाना आवश्यक है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें संस्कारी, मानव, हमदर्द इंसान बना सके। विचारों में विवेकानंद गांधी से अधिक दूर नहीं थे, और ऐसे ही विचारकों का चिंतन 19वीं सदी में भारत को उद्वेलित कर रहा था। तो आपको बताना है, 51वां सवाल है कि कौन सा शब्द भिन्न है? त्यागना, गरीब, जनता और मानवता, इसमें कौन सा शब्द दोनों अलग है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आज का आपका 51 है, तो बिल्कुल 51 का ऑप्शन नंबर सी सही है, जनता। 51 नंबर सी से जनता, जनता आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 52 19वीं सदी में संपूर्ण भारत में क्या हो रहा था? राष्ट्रीय जागरण अभिव्यक्त हो रहा था, कुसंस्कारों एवं जाति विद्वेष अभिव्यक्त हो रहा था, अपराध एवं पाप भी अभिव्यक्त हो रहा था, या विवेकानंद के विचार अभिव्यक्त हो रहे थे? 52वां का आपने जैसा पैराग्राफ में पढ़ा है, हाँ, राष्ट्रीय जागरण अभिव्यक्त हो रहा था। 52वां का ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ठीक है ना, सवाल नंबर 53। सवाल नंबर 53 क्या कहता है भाई? 52 किसका मत था कि भारत में जो जितना दरिद्र है वो उतना साधु है? तो आपने पैराग्राफ पढ़ा, महावीर का, विवेकानंद का, तो आप सीधे सीधे ऑप्शन मार लीजिए। आप समझ रहे हैं कि ये विवेकानंद का कथन था। ठीक है, और सवाल नंबर 54 की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 54 है, गद्यांश के अनुसार किसे अधिक प्रकाश की जरूरत है? तो अमीरों को अधिक प्रकाश की जरूरत थी। 54वां का ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, धनिकों को, धनिकों का मतलब अमीरों को। ठीक है ना, 55वां, अनुच्छेद के अनुसार हम सब भारतवासी कब कहलाएंगे? जब हम नीच अज्ञानी दरिद्र सभी को भाई माने, जब हम कुसंस्कारों जाति विद्वेष को त्यागना है, जब हम अपराध और पाप को त्याग, जब हम सत्य को स्वयं कर करेंगे। तो 55वें का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, दरिद्र नारायण मानेंगे, था ना? ठीक ना, 55वां का ए, जब हम अपराध एवं पाप को त्यागें। अच्छा, 56वां, ऊंट शब्द का अन्य लिंग रूप क्या होगा? अन्य लिंग रूप मतलब समझ रहे हैं, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है ना, ऊंटे, ऊंटी, ऊंटनी, ऊंटनी देख रहे होंगे आपका। सी और डी में बहुत जरा सा चंद्रबिंदी और बिंदी का अनुस्वार का अंतर दिया हुआ है। तो ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? 56वें का कौन सा बिल्कुल सही होगा? तो 56वें का आपका सही होगा, 56वां सवाल का आपका सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊंटनी, जो आपको दिख रहा है ना, यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऊंटनी, ऑप्शन नंबर सी। वैदेही वनवास किसकी रचना है? आप सबको पता है, नहीं पता है तो याद रखने की जरूरत पड़ेगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। मैथिली शरणगुप्त मत मार दीजिएगा, ठीक ना? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वैदेही वनवास उन्हीं की रचना है। आजमगढ़ के रहने वाले थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 58वां, निम्न में से संभ्रम का विलोम क्या है? भ्रम सहित है ना, 58वां का, है ना, 58वां का अपूर्ण, तामसिक, म्लान और यम।
संभ्रम का विलोम होता है यम। 58वां का डी। ध्यान से इसको देख लीजिएगा प्रश्न को। 59वां बटोही का पर्यायवाची। बटोही मतलब आप बिल्कुल समझ रहे हैं, यात्रा करने वाला, है ना, यात्री, बटोही रात्रि, सहयात्री, पथ। तो 58वां का 59वां का डी है ना, बटोही। बटोही का ये कंफ्यूजन लग रहा है, इसको आप ऑप्शन में कर लीजिएगा। 59वां सवाल का बटोही का पर्यायवाची पथ दिया हुआ है, इसको फिर से हम लोग को चेक करना पड़ेगा इस सवाल को। 60वां देखते हैं प्रश्न मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाए, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। ठीक ना, इन चारों वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 60वां है ना, 60वां का मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला नहीं 8-10 रसगुल्ले खाए, ये होना चाहिए था। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अशुद्ध के रूप में हम ऑप्शन नंबर ए को चिन्हित करते हैं। अब 61वां है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? सवाल नंबर 61। तो 61 का सवाल नंबर आंसर हो जाएगा आपका विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। ठीक ना, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित। 62वां सवाल, दक्षिण चीन सागर किस महासागर में स्थित है भैया? दक्षिण चीन सागर किस महासागर में स्थित? सवाल नंबर 62 है। और 62वें का आप सबको पता है आंसर। किस महासागर में स्थित कहेंगे तो आप कहिएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, 63वां सवाल देखते हैं। चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? चटगांव। ठीक ना, 63वां सवाल का आपका हो जाएगा, बिल्कुल आप सबको पता है, 63वें का आपका आएगा बी, बांग्लादेश में चटगांव। 64वां, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और ये किस श्रेणी से संबंधित है? तो आपको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और यह हिमालय श्रेणी में आती है। हिमालय में नेपाल में ये स्थित है भैया। इसको सागरमाथा भी कहा जाता है ना, माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, 65वां सवाल, 1680 मीटर की ऊंचाई वाला खाली जगह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दो हैं, आपको पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बतानी है। तो 65वें का आपका डी है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा पूर्वी घाट की सबसे पश्चिमी घाट की नहीं, पूर्वी घाट की। ठीक है, 66वां सवाल देखते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्रमशः भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल मैंने आपको क्लास लेते समय समझाया था कि पेट में आपका भाग से ही प्रश्न आते हैं संविधान के। तो 66वें का ए भाग 3 और भाग 4 है। बिल्कुल भाग 3 और भाग 4 है। 66वें का ए करिएगा, बी कोई निशान नहीं, ए है आपका, भाग 3 और भाग 4 है आपका, बिल्कुल सही होगा। जीएसटी किस संशोधन अधिनियम में पेश किया गया था? जीएसटी आपका किस संशोधन अधिनियम में पेश किया गया था? 67वां सवाल है, 105वें में, 101वें में, 102वें में, 110वें में। तो 67 का क्वेश्चन नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 सवाल, निम्नलिखित में किस लेख में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है? निम्नलिखित में आपको दिख रहा अनुच्छेद 17 से 23 में है कि अनुच्छेद 25 से 28 में, अनुच्छेद 14 से 20 में, अनुच्छेद 19 से 24 में। 68 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? आप ध्यान से इसको देखिएगा, 25 से 28 के बीच में आएगा। लेख में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख दिया गया, ऑप्शन नंबर बी था। 69 देखिए इस क्वेश्चन, निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्निर्धारण के लिए किस प्रकार के संसदीय बहुमत की आवश्यकता होती है? संसद का सामान्य बहुमत, संसद का स्थायी बहुमत, संसद का विशेष अनुमोदन और राज्यों द्वारा विशेष अनुमोदन। 69 का ए। आपको क्या करना है? निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करना है, तो संसद का सामान्य बहुमत आपके लिए पर्याप्त है। ठीक ना, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 17वां सवाल। भारत संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है? संप्रभुता शब्द का अर्थ आपको बताना है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए दिया है, सामाजिक रूप से निर्मित धन को समाज द्वारा समान रूप से साझा किया जाना,
जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर सी दिया है 17वां सवाल का कि नागरिकों को आंतरिक और बाहरी मामलों के लिए कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी विदेशी शक्ति भारत को हुक्म नहीं दे सकती। भारत सरकार का नेता एक निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए, न कि वंशानुगत व्यक्ति। तो 17वां सवाल ये आपका था। 17वां सवाल का ऑप्शन नंबर आपका हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए देना चाहिए आप सबको। क्या है ऑप्शन नंबर ए भाई? सामाजिक रूप से निर्मित धन को समाज में समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। 17वें का ए सवाल आज आपका मिलेगा, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। नकद आरक्षित अनुपात है, नकद आरक्षित अनुपात, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक, ग्राहक को अपने बैंक के खाते में बनाए रखने की आवश्यक न्यूनतम राशि है। एक, बैंक को नकदी के रूप में जमा राशि का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखना। सी दिया है बैंक की जमा राशि का न्यूनतम प्रतिशत जो सेंट्रल बैंक के पास रखा जाना। यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नकद आरक्षित अनुपात क्या है? 72वां सवाल देखते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात SLR क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात 72वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 आपका है। तो 72वें का क्या होगा? 71वें का सी ऑप्शन हो गया था और 72वें का आपका है ऑप्शन नंबर, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बैंक को जमा राशि का न्यूनतम प्रतिशत चल परिसंपत्ति, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है, ठीक है। 73वां, व्यापारी छूट दर क्या है भैया? व्यापारी छूट दर है, व्यापारी छूट दर डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर व्यापारी द्वारा दी गई छूट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के उपयोग करने पर सरकार द्वारा GST में छूट की दर, भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए एक व्यापारी को डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लगाया जाने वाला दर है, सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को दी जाने वाली कर राहत है ना। तो सवाल है व्यापारी छूट दर का क्या अर्थ है? 73वां का बिल्कुल सही आपने बताया। तो 73वें का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए एक व्यापारी को डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लगाया जाने वाला दर है, यही व्यापारी छूट दर है, ठीक है ना। आइए 74वां, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 74वां सवाल है कि राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण, है ना, ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है ना, किस अधिनियम के तहत हुई? 74 की। तो 74 का आपको पता है, पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। तो इसका आपका 74 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2006 में किस अधिनियम के तहत हुई? NDM है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, है ना, प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किसके तहत हुई? 75वां सवाल है आपका। तो 75वें सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उसकी स्थापना हुई थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। 76वां सवाल, 30 अक्टूबर 1947 को कितने देशों द्वारा टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते गैट पर हस्ताक्षर किए गए थे? 30 अक्टूबर 1947 कितने देशों द्वारा टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT पर हस्ताक्षर किए गए थे? 76 का क्वेश्चन नंबर, 76 का आपको पता है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका 23 देशों के द्वारा किए गए थे हस्ताक्षर। चलिए 77वां क्वेश्चन देखते हैं। थोक कार्गो जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इसी तरह की सामग्री में किस प्रकार के बंदरगाह विशिष्ट हैं? किस प्रकार के बंदरगाह विशिष्ट हैं? आउटपोर्ट्स, वाणिज्यिक बंदरगाह, औद्योगिक बंदरगाह, अंतर्देशीय बंदरगाह। तो 77वां का क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा। 77वां क्वेश्चन 77 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, औद्योगिक बंदरगाह। कार्गो जैसी बात हो रही ना, तो औद्योगिक बंदरगाह के अंतर्गत आ जाएगा। भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली ECGC लिमिटेड, पूर्व में जिसका नाम था एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है ECGC लिमिटेड। 78 का ऑप्शन नंबर सी 1957 में की गई थी, ठीक है ना। 79 इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जिसे आमतौर पर खाली जगह के रूप में जाना जाता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम था, ठीक है ना। बताइए भाई क्वेश्चन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है, खाली जगह में भरना है, वुड्स सम्मेलन का परिणाम था। WHO, UNO, नाबार्ड और विश्व बैंक। 79 का ऑप्शन नंबर डी विश्व बैंक का परिणाम था। आगे बढ़िए। यह पिछले वर्ष की तुलना में खेल में समग्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धा खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाने वाली एक रोलिंग ट्रॉफी है। यह कथन निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। 80वां सवाल है कि पिछले वर्ष की तुलना में खेल में समग्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाने वाली एक रोलिंग ट्रॉफी है। कौन भैया रोलिंग ट्रॉफी है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ठीक है ना। आपको पता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू किया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू किया गया था? तो आपको सबको पता है कि 2009 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार आपका शुरू किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 81 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 81 के बाद 82 देखते हैं। निम्नलिखित में किस पुरस्कार में स्वर्ण कमल और 10 लाख का नगद पुरस्कार और 1 साल शामिल है? भाई नहीं, भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार। किस पुरस्कार में 1 सोने का कमल, 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है? 82वां का सी, है ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में, ठीक है। आगे देखते हैं 83वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार है ना प्रत्येक वर्ष 22 पुरस्कार प्रदान करता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, खेल सम्मान पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 22 पुरस्कार प्रदान करने वाला जो आपका पुरस्कार है जी, ऑप्शन देकर जवाब दीजिए। साहित्य अकादमी का पुरस्कार ये अपने अंतर्गत 22 पुरस्कार देता है, ठीक है ना। 83वां के बाद आप लोग आते हैं 83वां के डी के बाद 84वां, पंजाब में निम्नलिखित में किस नृत्य का उद्देश्य स्त्री की कृपा को व्यक्त करना है ना। आपको पता है गिद्धा, भांगड़ा, गताका, गरबा, है ना। तो 84वां सवाल का हो जाएगा आपका 84वां का ए, गिद्धा। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का मछुआरा लोक नृत्य, महाराष्ट्र का मछुआरा लोक नृत्य? कोली, ठीक, तमाशा, पोवादास और लावड़ी। 85 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना, कोली, ठीक है, बिल्कुल कोली महाराष्ट्र का मछुआरा लोक नृत्य। धंगारी गाजा किस राज्य का नृत्य? धंगारी गाजा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। 86 का ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र का है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का एकमात्र राज्य जहां 2 शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं? 87वां का आपका केरल, ठीक है। ह्यूमस मृदा में किस प्रकार का घटक? ह्यूमस मृदा में किस प्रकार का घटक? चिपक गया दोनों शब्द आपस में, इसलिए अर्थ कानर जैसा लग रहा है। तो ये ह्यूमस के बारे में आप जानते हैं, 10 सेंटीमीटर की मिट्टी के ऊपरी परत को ह्यूमस ना, सबसे ज्यादा जीवांश उसमें पाए जाते हैं ह्यूमस में। मृदा में किस प्रकार का घटक है? पोषक तत्व है, सड़ते हुए मृत पदार्थ है, लोम है, ग्रेवल है। 88 का आप सबको पता है, 88 का आपका जो है ना सड़ते हुए मृत पदार्थ हैं जिनको आप जीवांश कहते हैं। मृदा प्रोफाइल की ए क्षितिज परत को खाली जगह भी कहा जाता है। मध्य मिट्टी, शीर्ष मिट्टी, आधारशिला और नीचे की मिट्टी मृदा प्रोफाइल की ए क्षितिज को, तो आपका ये ऑप्शन नंबर आपका सी आप यहाँ पर रखिए, आधारशिला कहा जाता है, ठीक ना। बी,
90वां, बी क्षितिज मृदा प्रोफाइल की मध्य परत किसमें समृद्ध है? बी पॉइंट, बी जो पैरा है आपका या बी लेवल है, मृदा प्रोफाइल है, मिट्टी के में मध्य परत किसमें समृद्ध? ह्यूमस से होती है, मिट्टी से होती है, खनिज होती है, चट्टानें होती हैं, ठीक ना? 90 का आपको सबको पता है कि बी क्षितिज में खनिज होती हैं, ठीक ना? आप इसको देख लीजिएगा मृदा वाले पार्ट से। हाल ही में किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? 91वां सवाल है कि हाल ही में किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है चीन, ऑप्शन नंबर बी है ईरान, ऑप्शन नंबर सी है भारत और ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो 91वें प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा 91वें का सी, है ना? 91वें का आपका सी हो जाएगा, भारत ने जीती है। आइए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। हाल ही में कहाँ इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा जाएगा। 92वें सवाल का ऑप्शन नंबर राजस्थान, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में किसने एनसीसी के उप महानिदेशक का पदभार संभाला है ना? SF हुसैन साहब, बी दिया ऑप्शन NK सिंह, VM रेड्डी और डी दिया आपका अतुल कुमार। तो 93वें सवाल का ऑप्शन नंबर सी, VM रेड्डी साहब NCC के उप महानिदेशक का पदभार संभाले हुए। 94, हाल ही में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा, है ना? पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश। 94वां सवाल का ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए आपका न्यूजीलैंड, ए प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध। 95, हाल ही में किसने 0.5 अरब डॉलर यानी 5 अरब डॉलर की लागत वाली स्मार्ट सिटी अर्कादाक का उद्घाटन किया है? स्मार्ट सिटी अर्कादाक का उद्घाटन करने वाला राष्ट्र आपसे पूछा जा रहा है, तो वह है 95 का सी, तुर्कमेनिस्तान, ठीक ना? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। आइए देखते हैं 96वां सवाल। हाल ही में चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया? चिखल कालो उत्सव लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, गोवा में और केरल में। तो 96वें सवाल का ऑप्शन नंबर सी, गोवा में, ठीक है। आइए 97वां क्वेश्चन देखते हैं। मीडिया कानून को लेकर गूगल कहाँ स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा? ठीक ना? गूगल कहाँ के स्थानीय समाचारों पर रोक रहा है? स्पेन पे, कनाडा के, जापान के, फ्रांस के। 97वां सवाल का ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के, ठीक है। हाल ही में जारी फीफा राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? फीफा की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे? ब्राजील है, फ्रांस है, अर्जेंटीना और स्पेन। सवाल नंबर 98 है, 98 का सी आपको याद रखना है, अर्जेंटीना है। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी है भोपाल में। तो 99 का बी, चेन्नई में शुरू की गई है। 100वां सवाल है आपका जी, हाल ही में किस राज्य में हाथी की ली गई तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता बनी है ना? हाथी की एक तस्वीर ली गई जो कि ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता बनी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। इस 100 प्रश्नों का साथियों सेट था, मॉक टेस्ट था। आपने भी हमारे साथ साथ सही जवाब दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों की भी शेयर करिए। जिन सवालों का आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाया है वो कमेंट सेक्शन में उसका सोल्यूशन रहेगा। मैथ के सवालों का हल आपके लिए उपलब्ध रहेगा, पूरा सवाल का सोल्यूशन रहेगा। एक सवाल आपका हिंदी का था कि बटोही का पर्यायवाची कौन सा है, तो उसका ऑप्शन सेट में 59वां सवाल था साथियों। तो बटोही मतलब राहगीर, यात्री, है ना? 59वें का आप ए कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, डी की जगह ए। एक्चुअली पंथी शब्द लिखा जाना चाहिए था, इसके लिए ऑप्शन नंबर पंथी भी बटोही का ही पर्यायवाची है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार से आपका आज का ये हमारा मॉक टेस्ट समाप्त होता है। हम आपके लिए नया मॉक टेस्ट 2 लेके आएंगे। आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।